नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार को पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अलंकार अलंकार का अर्थ है आभूषण, ज्वेलरी अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नारियां सुंदर लगने लगती है, उसी तरह अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कविगण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तड़नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ ध्यान देंगे शब्दों का प्रयोग जहाँ पे होता है। यहाँ देखिए त वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पंक्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। प्रमुख शब्दालंकार जो हैं वो हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और हमें इन्हीं अलंकारों को पढ़ना है। इसके अलावा और बहुत सारे शब्दालंकार के भेद हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार कविता में जहाँ समान ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। ध्यान देंगे सभी लोग। कूके, इसमें जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है उसमें वर्णों की आवृत्ति, ये ध्यान देना आप सभी लोगों को। कूके लगी कोयल कदम्बन पे बैठी फेरी। तो यहाँ जो क वर्ण जो है वो उसकी आवृत्ति मतलब रिपीट, दोहराव 3 बार हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसको और अच्छी तरह से हम समझ लेंगे कि अनुप्रास अलंकार को हमें जब एक तरह से यह ट्रिक ही समझ लीजिए, या समझना जब हमें होगा तो और आसानी होगा। तो अनुप्रास अलंकार को हम समझेंगे जब, तो 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार में पहले हम ध्यान देंगे वर्ण। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार में जैसे हमने जहां वर्णों की आवृत्ति हो, रिपीट हो, दोहराव हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण क्या है तो इसको समझेंगे। जैसे एक शब्द है राम, तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ये क्या है? राम शब्द है। अब इसको वर्णों में हम जब अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएंगे, ये वर्ण हैं। ठीक है। अब ध्यान देंगे सभी लोग, अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। आप स्वर और व्यंजन जानते होंगे। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। जैसे यहाँ व्यंजन वर्ण क्या है? र, म, और आ और अ क्या है? ये स्वर हैं। तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल्स हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एक लाइन है पूरी है। छाए, इसमें अब देखेंगे किस वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पे त त त त त, तो किस वर्ण की आवृत्ति है? त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा?
अनुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल देख लेंगे दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आगे की लाइन है पतित पावन सीता राम, सीता राम। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कौन कौन से व्यंजन वर्ण जो है उनकी आवृत्ति हो रही। तो र र र र, प प र, मतलब इसमें कौन कौन से र एवं प वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो जब हम अनुप्रास अलंकार को समझेंगे तो सबसे जो मेन चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए वो है वर्ण। यहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी। और कौन से वर्णों की आवृत्ति होगी? तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है, जैसे हमने इन सारे एग्जाम्पल में देखा। आइए अब अगले में चलते हैं। अगला है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है। माला एग्जाम्पल है इसका ये, फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारिदा मन का फेर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल से हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए मन का, ठीक है, 2 बार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। और इन एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। और दोनों का ध्यान देना, दोनों का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो अलग होगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसको और अच्छी तरह हम समझ लेते हैं यमक अलंकार को। तो यमक अलंकार का पहले हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब वर्ड की मीनिंग क्या है इनकी। ठीक है, वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग इसकी होती है यमक की 2। ठीक है, 2। अब आते हैं, इसको समझते हैं कहाँ पे यमक अलंकार होगा। जहाँ एक ही शब्द, यहाँ शब्द ध्यान आपको रखना, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ देखो घटा एक बार आया है और एक घटा दूसरी बार आया है। तो यहाँ देखा, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो 2 बार आ गए, लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो अलग अलग होगी। जैसे इस घटा मतलब क्या है? बादल। और इस घटा मतलब है कम होना। अर्थात जो काली घटा थी, जो काले बादल थे, उसका जो घमंड है वो कम हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे देखो अब एक ही शब्द जो है 2 बार आया है लेकिन मीनिंग क्या है? अलग अलग है, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। दूसरा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर, यहाँ बेर, 1 2।
दो बार एक ही शब्द आ गया है, ठीक है, लेकिन अर्थ इसका जो है वो अलग अलग होगा। कैसे? इस बेर का मतलब है फल, एक बेर का फल होता है फ्रूट, ठीक है, और इस बेर का मतलब है समय, मतलब टाइम। तो इसमें यह है कि वो 3 फल खाती थी बेर के और वो 3 टाइम खाती थी, ठीक है। तो अब यमक अलंकार आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उनकी मीनिंग जो है अलग अलग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार, इसकी परिभाषा देखते हैं। कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट यह वृषभानुजा वे हलदर के बीर। यहाँ पे देखना जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा के अनुसार, वृषभानुजा और हलदर। एक वृषभानुजा का अर्थ है बैल की बहन गाय, और एक वृषभानुजा का अर्थ है वृषभानु की पुत्री राधा, ठीक है। और एक हलदर जो है वो हल को धारण करने वाला, अर्थात किसान भी हल को धारण करता है तो वो किसान। और उसी हलदर को, हल को धारण कौन करता था? अगर आपने बलराम जी को देखा होगा तो हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे वृषभानुजा एक बार आया है लेकिन मीनिंग कितनी हो गई है? 1 2। हलदर एक बार आया है, मीनिंग कितनी हो गई है? 1 2, ठीक है। तो यही ध्यान देंगे सभी कि जहाँ, अब इसको और अच्छी तरह हम समझ लेते हैं। तो जहाँ पे श्लेष अलंकार तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो वर्ड की मीनिंग है, शाब्दिक जो अर्थ है श्लेष अलंकार का, वो होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, ठीक है। चिपका हुआ, जैसे कोई चीज़ है, जैसे आप मिठाई ही खाते होंगे तो मिठाई में बहुत सारी लेयर बनती है, परतें बनती हैं, और चिपक एक के साथ एक ऐसे चिपका दी जाती हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो एक शब्द आएगा, कोई शब्द जो है उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, वो उसी में चिपके होंगे, ठीक है। उसकी मीनिंग अलग अलग होगी। शब्द एक होगा, मीनिंग जो है 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं तो ज़्यादा आसानी आपको हो जाएगा समझने में। रहीमन एग्जाम्पल है, पानी रखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ देखना, पानी जो है एक बार आया है, पानी शब्द कितनी बार आया है? एक बार आया है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो मोती के लिए 1 हो जाएगी, मानुस के लिए 2 हो जाएगी, और चून के लिए, चूना के लिए तीसरी हो जाएगी। क्या होगी मीनिंग? तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मोती के लिए पानी का जो अर्थ है, अब पानी का अर्थ देख लेते हैं। तो मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक से, ठीक है। दूसरा एक अर्थ हो गया। दूसरा जो है मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? सम्मान से, इज्जत से, ठीक है, रिस्पेक्ट से।
और तीसरा जो है इसमें चून, मतलब चूने के लिए क्या हो जाएगा, तो जल से चूना मिला जाता है ना पानी। तो ये 3 अर्थ हो गए। तो अब श्लेष अलंकार कैसे हम पहचानेंगे? तो श्लेष अलंकार होता है एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमें अब तीनों को पहचानना होगा, तो सबसे आसान तरीका है इन तीनों को पहचानने का। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुप्रास में हम क्या ध्यान देंगे? वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। यमक में क्या ध्यान देंगे? शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग। ये ट्रिक ही एक तरह से है। और श्लेष शब्द एक, अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है हमें जो शब्दालंकार हैं उसके भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अब आते हैं अर्थालंकार पे। तो अर्थालंकार जहां कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसके बहुत सारे भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्लास 9th में पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा समझ लेंगे उसके बारे में। और ये अलंकार जो हैं आपके क्लास 9th के पाठ्यक्रम में है। तो स्टार्ट करते हैं पहले उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ दिया गया है। जब हम उपमा अलंकार देखेंगे तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। ठीक है, उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की समानता की जाए, वस्तु की समानता की जाए। और उपमान क्या होता है? जिस अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए। ठीक है, इसको और अच्छी तरह हम समझेंगे उपमा अलंकार को। तो पहले ध्यान देते हैं उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है। उप प्लस मा। उप मतलब होता है समीप और मा मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। ठीक है, तो हमें मापना होता है दो वस्तुओं के बीच क्वालिटी के, उनके गुण को। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे जब उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। जैसे सीता का मुख, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझेंगे। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो मुख की तुलना जो है, इसकी तुलना की जा रही किससे? चंद्रमा से। ठीक है, तो इसमें उपमेय क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या हो जाए? जिस अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए, तो ये हो जाएगा उपमान। ठीक है,
अब जो है इसका ट्रिक देख लेते हैं, इसको पहचान चिन्ह देख लेते हैं इसका, कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में जो सबसे पहचानने का जो सबसे आसान जो तरीका है उपमा अलंकार में, वो होता है इसमें सा, ठीक है, क्या क्या लगे होते हैं वाचक चिन्ह, सा, सी, ठीक है, और से, सम, सदृश, ठीक है, समान आदि। जहाँ पे आते हैं वहाँ पे क्या 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 हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कैसे अब तो देख लीजिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, समान इसमें लगा है, तो मैंने क्या बोला था, समान जहाँ पे पहचान चिन्ह है वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको आसान होगा समझने में। यहाँ पे है मखमल, जिससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने दिया था, मखमल के झूल पड़े, झूल पड़े हाथी सा टीला। देखो सा आ गया, सा है पहचान चिन्ह, इसलिए कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं, नील, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नील गगन सदृश शांत था सो रहा। सदृश आ गया यहाँ पे, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहां गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है। अभिन्न मतलब जिसमें कोई डिफरेंट ना हो, कुछ भी अंतर ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। ये जो है रहता है उपमा अलंकार की ही तरह। ठीक है, जैसा उपमा अलंकार है वैसे ही ये भी है, लेकिन यहाँ वाचक शब्द जो हैं विशेष हम देख लेते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, सा, सी, सम, तुल्य, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में होता है, इनमें नहीं होता। आप देख लीजिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसको और अच्छी तरह से हम समझ लेंगे रूपक अलंकार को। तो रूपक अलंकार की जो सबसे बड़ी पहचान चिन्ह है वो होता है योजक चिन्ह, ये वाला। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे, योजक चिन्ह के साथ अगर वाचक शब्द लगा है, वाचक शब्द क्या था, सा, ठीक है, सी, से, सम, सदृश, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन केवल योजक चिन्ह है और ये वाचक शब्द नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये पहचानना जो है बहुत ही आसान होता है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें है पहला, मैया मैं तो
खिलौना, खिलौना लइहो। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें योजक चिन्ह लगा है ये, ठीक है, लेकिन वाचक शब्द सा सी से सम नहीं है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसका। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वो है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखो, तारा घट उषा नागरी योजक चिन्ह है, लेकिन सा सी से सम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और देख लेंगे तीसरा, शशि मुख पर घूंघट डाले। ठीक है, शशि मुख है, योजक चिन्ह है, लेकिन सा सी से जो वाचक शब्द है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान देना है रूपक अलंकार को समझते समय। अगला देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनऊ, मनहु, जानो, जनऊ, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, और इसको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो वाचक शब्द मानो, मनऊ, मनहु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम करों से पूर्ण मानो, मानो आ गया, हो गए पंकज नए। तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो मत यहाँ आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख लेंगे उत्प्रेक्षा को पहचानते समय। थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है पहचानना, इसको पहचान चिन्ह इसकी बहुत ही आसान है। क्या है? जो वाचक शब्द हैं उसको ध्यान देना। वाचक शब्द क्या है? दिया हुआ है, क्या क्या है? मनहु, मानो, ठीक है, जनहु, जानो, ज्यों, जनु, ये जहाँ पे भी आए, ठीक है, और उपमेय में उपमान की संभावना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे वाचक शब्दों से इसको पहचानेंगे। सिर फट गया उसका वहीं, ठीक है, मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, कहते हैं किसी का सर फट गया, ऐसा लग रहा है मानो वो अरुण रंग का, जो सूर्योदय से पहले जो कलर होता है आसमान में, उस रंग का कोई घड़ा हो। ठीक है, तो मानो यहाँ पे आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगर देखना चाहेंगे तो आ जाएगा उसमें। जैसे देखन नगर भूत सुताए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय काम धाम सब तागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। मनहु आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, कहती हुई यूं युत तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। आगे भी है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मनु आ गया, इसलिए कौन सा?
अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये समझ जाएंगे आप सभी लोग इससे, ठीक है। आगे आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ये पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, जैसे दूध की नदी संभव है कभी? जैसे हमने कह दिया कि दूध की नदी, कभी कभी कविताओं में हम पढ़ते हैं ना, दूध की नदी, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? अतिशयोक्ति, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के। ऐसा संभावना नहीं है, ऐसा कि अब कभी हो सकता है दूध की नदी कभी बह सकती है? नहीं हो सकता है। आदमी पहाड़ सा, दूसरा एग्जाम्पल, आदमी पहाड़ सा आदमी, ठीक है, पहाड़ सा आदमी। तो आदमी कभी पहाड़ जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसकी ऐसी तुलना की जाए जो संभव ना हो, जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप जब लड़ाई चल रही है उनकी अकबर से, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, उस समय का है। तो वो कह रहे हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। घोड़ा कैसे उतरे पार, और आप जानते हैं चेतक उनका घोड़ा था राणा सांगा का, वो कैसे उस पार जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा भी सोच रहे हैं कि इस नदी को कैसे पार करेंगे, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, तब तक चेतक उस पार चला गया था। ऐसी कोई संभावना है? तो ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जो बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल पे देख लेंगे एक दो और एग्जाम्पल, जिससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आप सभी लोगों को। अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ठीक है। और उक्ति मतलब होता है कथन, ठीक है, कथन। तो ऐसा कथन जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे बोला जाए, जो संभव ना हो। जनरली वो जो जनरल कंडीशन, जो समान परिस्थितियाँ हैं उसमें झूठी लगे, समान परिस्थितियों में झूठी लगी वो बातें हैं, ठीक है, मतलब ऐसी संभावना नहीं है। समान परिस्थितियों में झूठ लगे, ठीक है। अब इसको पहचानेंगे ऐसे, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल इसका आसान सा देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एक है, हनुमान की पूंछ में, ठीक है, लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो अब देखिए इसमें क्या है, आप सभी लोग रामायण जानते होंगे। उसमें हनुमान जब जाते हैं लंका में, तो उनको बंदी बना लेते हैं रावण के लोग, और कहते हैं कि इसकी पूंछ में जो आग लगा दी जाए, ठीक है। तो अभी उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, तब तक लंका जो है जल जाती है, ऐसा दिखाया गया। मतलब अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी, तब तक लंका जल गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा हो जाता है। एक और क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, दूसरा एग्जाम्पल है, वो है, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उसमें है ना कि जब सुदामा चरित आपने पढ़ा होगा, उसमें है कि जब सुदामा जाते हैं कृष्ण के यहाँ, तो कृष्ण उनकी स्थिति को देखते हैं, वो फटे धोती, फटी सी लटी दो फटी, वो गंदी धोती पहन के वहाँ पहुँचते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्थिति है उसको देख करके करुणा निधि मतलब कृष्ण जो है वो रोने लगते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। ध्यान से देखना सभी लोग, पानी परात को
हाथ छुओ नाही, ठीक है। नैनन के जल सो पग धोवे, नैनन के जल सो पग धोवे। ध्यान देना, इसमें यह है कि जब उनके स्त्री देख इतना रोते हैं वो, तो उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, अनापेक्षित हैं। आप कभी सोचो कि इतने आंसू बह जाएंगे कि वो जो परात है, जो बर्तन है, वो भर जाएगा। इतने टीयर्स आपकी आंखों में आ जाएंगे कि किसी कोई एक पॉट से कोई एक बर्तन भर जाएगा उससे, ऐसी संभावना है कभी। और उसी से वो उसका जो है वेलकम्स करते समय जो पैर धोते हैं ना, उनसे वो सुदामा का पूरा पैर धोते हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। आगे है अन्योक्ति अलंकार। ये आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये है, जैसे कहते हैं ना, किसी की दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। हम सामने नहीं चलाएंगे, किसी की आड़ में होकर के बंदूक चलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बाली को राम ने मारा था ना, वो पेड़ की आड़ लेकर के, ठीक वैसे ही। तो हम कहना नहीं चाहते हैं, यहाँ है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। ये स्टोरी, ये कहानी जो है इस कविता से संबंधित है। ये बिहारी जी ने इसको लिखा है। हिंदू राजा एक थे जयशाह, ठीक है। वो अब मुगल काल के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, शाहजहाँ। तो वो उनकी साइड से लड़ा करते थे, और किन से लड़ा करते थे? तो उन्हीं अपने हिंदी राजाओं से वो लड़ा करते थे। ये बात बिहारी को अच्छी नहीं लगती है, तो वो सीधे नहीं कहते हैं, बल्कि बाज को माध्यम बना के कहते हैं। बाज को माध्यम बनाते हैं, लेकिन वो कहना किसको चाहते हैं? जयशाह को, ठीक है। जयशाह को ही कहना चाहते हैं, लेकिन माध्यम क्या है? वो पंक्षी है, वो बाज है। तो वो कहते हैं कि हे बाज, दूसरे व्यक्ति के हन के लिए तुम अपने पक्षियों अर्थात हिंदू राजाओं को मत मारो। तो वो सीधे नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक बाज को माध्यम बना के कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कही जाती हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट है इसमें मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा है, कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में तथा जड़ वस्तुओं में, जड़ वस्तु जो मूव ना कर सके, जो चल ना सके, में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। गाकर गीत बिरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तटनी नदी, ठीक है। तो आप बताइए, कभी नदी कोई बात कह सकती है किसी से? नहीं कह सकती है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि जो तटनी है वो आदमी की तरह उसका प्रयोग किया गया है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपने बातों को कह रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसको और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं मानवीकरण अलंकार को। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण में क्या होता है? तो कोई भी जड़ पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, जैसे पेड़, कोई मूवमेंट होता है पेड़ में? नहीं होता है। नदी, बादल, मेज, कुर्सी, मतलब जितने भी जड़ पदार्थ जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको मानव का रूप दे दिया जाता है। मानव रूप देना मतलब उनके अंदर भी ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो डाल दिए जाते हैं कवि के द्वारा, ठीक है। वो आदमी की तरह, अर्थात वह भी आदमी की तरह कार्य करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेघ आए बड़े
बन ठन के संवर के। अब इसमें ये मेघ मतलब होता है बादल, ठीक है। तो बादल जो है जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। तो मेघ को यहाँ पे आदमी मान लिया। वो कैसे जा रहे हैं, तो जैसे कोई कहीं जाते हैं हम, जो क्या अपने रिलेशंस में जाते हैं, कहीं अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, तो बड़े अच्छे वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, तो वैसे ही बादल भी बन ठन के संवर के जा रहा है, खूब वेल ड्रेस होकर के अच्छी तरह से जा रहा है। तो कभी बादल आदमी की तरह ऐसा जा सकता है वेल ड्रेस होकर के? नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे कवि ने इसको क्या कर दिया है, ये जड़ पदार्थ है, इसको मानव का रूप दे, ह्यूमन इमोशंस दे दिया है, वो आदमी की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, अब देख लेते हैं। जैसे है एक देखेंगे, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। अब इसमें एक लाइन है, वह संध्या सुंदरी परी सी। संध्या मतलब इवनिंग, शाम। तो शाम कभी सुंदरी जैसी हो सकती है, परी जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन उसको मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो यही हम ध्यान रखेंगे जब। और बहुत सारे हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल जो है आगे बढ़ कर के और रिक्वेस्ट करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी, चाहे वो कोई भी जड़ पदार्थ हो जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, पेड़, नदी, बादल इत्यादि को अगर मानव का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। आशा है आप सभी लोगों को ये अलंकार जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।